हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास के अंदर, मानव का जनन जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। और इसके अंदर हमने देखा था सबसे पहले नर जनन तंत्र को स्टार्ट किया था, और जो मुख्य नर के लैंगिक अंग होते हैं वृषण, उनके बारे में हमने स्टडी की थी। पूरे वृषण की संरचना के बारे में, उनमें पाई जाने वाली नलिकाएं, कोशिकाएं, उनमें जो कार्य था, उन सब का हमने विस्तार से अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं सहायक अंग कौन कौन से होते हैं। सहायक अंग मैंने आपको बताया था, एक होता है अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट, वो सभी क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। तो मुख्य लैंगिक अंग के बारे में यानी वृषण या टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं सहायक लैंगिक अंग। देखिए स्टूडेंट्स, कल भी मैंने आपको बताया था मुख्य लैंगिक अंग हम उसे बोलेंगे जो मुख्य रूप से युग्मकों का निर्माण करता है, और सहायक लैंगिक हम उनको बोलेंगे जो युग्मकों के साथ जो पूरा मिश्रण मिलाने का, उनमें सहायता करने का काम करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, सहायक लैंगिक अंग। अब देखिए सहायक लैंगिक अंग में सबसे पहले आता है अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है कि जैसे देखिए ये एक टेस्टिज है, एक वृषण है, तो इस वृषण के शीर्ष से लेकर आधार तक एक कोमा के आकार की संरचना उपस्थित रहती है। इस प्रकार की एक कोमा के आकार की संरचना उपस्थित रहती है, इसको क्या बोलेंगे, अधिवृषण। तो देखिए ये है वृषण या टेस्टिज, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। और इस अधिवृषण के तीन भाग है, ये भाग कहलाता है शीर्ष, ये भाग कहलाता है मध्य, और ये भाग कहलाता है पुच्छ। ये अधिवृषण होता है सहायक अंग की तरह काम करता है, यानी वृषण में जो युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण होता है उनको सक्रियता प्रदान करने का काम कौन करता है, अधिवृषण करता है। इसके अलावा ये वृषण से जो शुक्राणु निकलते हैं उनको आगे पहुंचाने के लिए रास्ते की तरह काम करता है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, अधिवृषण होता है वो एक कोमा के आकार की स्ट्रक्चर होती है, कोमा आकार की संरचना। वृषण के समीप स्थित। और जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बता दिया इसके तीन भाग होते हैं। पहला भाग है शीर्ष, दूसरा भाग है मध्य, और तीसरा भाग है पुच्छ। तो अधिवृषण तीन भागों से मिलकर बना होता है। जो वृषण के पास में कोमा के आकार की स्ट्रक्चर, आपको पता है कोमा इस प्रकार की होती है, तो इस प्रकार की ये संरचना उपस्थित रहती है। बाकी इसमें काफी साइज और बताई दिए, जो ज्यादा आपको याद नहीं करना है, मेनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही देखने आपको। तो अधिवृषण के पॉइंट नोट करजिए। फिर हम देखेंगे जैसे ही अधिवृषण पूरा होगा, यहाँ से एक नलिका स्टार्ट होगी जिसको बोलेंगे शुक्रवाहिनी, जो शुक्राणु को आगे ले जाने का काम करती है, उसको पढ़ेंगे, तो नोट कर लीजिए। तो ये पहला सहायक अंग हुआ अधिवृषण। दूसरे हम देखते हैं शुक्रवाहिनी। तो देखिए ये टेस्टिज है जो वृषण है, और वृषण के शीर्ष पर क्या पाई जाती है,
अधिवृषण पाया जाता है। ये है वृषण या टेस्टिज, ये है अधिवृषण। और अधिवृषण से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर एक नलिका जाती है जो मूत्राशय के पश्च भाग तक जाती है, उसको बोलेंगे शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी क्या काम करेगी? जो वृषण के अंदर शुक्राणु बनेंगे, देखिए अधिवृषण ये कनेक्ट होता है यहां से, जो वृषण के अंदर शुक्राणु बनेंगे वो पहले अधिवृषण से जाएंगे और फिर कहां से जाएंगे? शुक्रवाहिनी से होकर आगे वाले भाग तक जाएंगे। अब देखिए जो यहां पर एक भाग होता है इसको बोलेंगे एम्पुला, और यहां पर एक थैली जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसको बोला जाता है शुक्राशय। इन दोनों के मिलने से जो कॉमन नलिका बनेगी उसको क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा स्खलन वाहिनी, और ये पेनिस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगी, स्खलन वाहिनी। तो देखिए जो वृषण बना हुआ है शरीर के अंदर, वृषण में किसका निर्माण हो गया? स्पर्म शुक्राणु का निर्माण हो गया। वो प्रोसेस हमने पढ़ लिया था कि इसके अंदर कई पालियां पाई जाती है। मैंने आपको बताया था जो लगभग 250 से 300 पालियां पाई जाती है, और प्रत्येक पाली के अंदर क्या होती है? 2 से 3 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है। 2 से 3 नलिकाएं होती है, और इन नलिकाओं के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है शुक्राणु जन कोशिका और एक होती है सर्टोली कोशिका। शुक्राणु जन कोशिका शुक्राणु बनाएगी और सर्टोली कोशिका शुक्राणु जन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करेगी। अब देखिए इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन प्रक्रिया के द्वारा स्पर्म शुक्राणु का निर्माण हो गया, और वो शुक्राणु निकल कर कहाँ गए? अधिवृषण के अंदर गए। फिर अधिवृषण क्या करेगी? इन शुक्राणुओं को सक्रिय करने का काम करेगी। अब ये शुक्राणु किसके अंदर गए? आगे वाली नली क्या कहलाती है? शुक्रवाहिनी। अब ये शुक्राणु यहाँ से जा रहे हैं तो शुक्रवाहिनी के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो एक लस से पदार्थ का स्राव करती है, जिससे ये रास्ता अंदर का क्या हो जाता है? चिकना हो जाता है, ताकि शुक्राणु फंसे नहीं, आसानी से आगे चले जाए। और उसके अलावा इस नली के अंदर इस प्रकार की क्रमाकुंचन गति होती है जिससे स्पर्म है वो आसानी से आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना शुक्रवाहिनी का काम क्या है? इस में उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा, इसमें उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा एक लसलसे तरल का स्राव किया जाता है, स्राव किया जाता है, जिसके कारण शुक्रवाहिनी की आंतरिक गुहा चिकनी हो जाती है, और उसमें शुक्राणु आसानी से गति करते हैं, आसानी से गति करते हैं। तो शुक्रवाहिनी की शुरुआत कहां से हुई है? शुक्रवाहिनी की शुरुआत हुई है अधिवृषण के पुच्छ वाले भाग से, और ये शुरू होकर एक फूले हुए भाग में समाप्त होती है, जिसको क्या बोला जाता है? एम्फूला बोला जाता है। तो शुरुआत कहां से होती है? प्रारंभ होती है ये
अधिवृषण के पुच्छ सिरे से। और समाप्त कहां पर होगी? समाप्त होती है ये एम्फूला वाले भाग में। वहां पर ले जाकर क्या करेगी? ये जो शुक्रवाहिनी शुक्राणु लेके जा रही है वो किस भाग में छोड़ देगी? इस एम्फूला वाले भाग में छोड़ देगी। अब इस एम्फूला वाले भाग में क्यों छोड़ा? क्योंकि यहाँ इसके साथ शुक्राशय एक रस निकालता है जिसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, जो क्या करते हैं? शुक्राणुओं को सक्रिय करने का काम करते हैं। तो वो रस भी यहाँ पर मिलाया जाएगा जिससे पूरे वीर्य का निर्माण होगा। यानी जो सीमन बनता है उसका 60% भाग कौन सा भाग कब बनाता है? शुक्राशय बनाता है। और बाकी स्पर्म का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? टेस्टिस के द्वारा। तो आपको पता हो तो जो स्पर्म जो वीर्य होता है, सीमन होता है, उसके अंदर सिर्फ स्पर्म ही नहीं होते हैं, कोई लिक्विड पार्ट भी होता है जिसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, शर्कराएं काफी पाई जाती है। तो स्पर्म का निर्माण तो टेस्टिस ने कर दिया, वृषण ने कर दिया। और बाकी जो एक्स्ट्रा लिक्विड मटेरियल था उसका निर्माण कौन करता है? शुक्राशय करता है। तो देखिए जो यहाँ पर आकर निकलेगा ना वो पूरा यहाँ से सीमन निकलेगा। इसका निर्माण दो भागों के मिलने से हुआ। पहले जो सीमन में वीर्य में क्या क्या होता है? शुक्राणु होते हैं और लिक्विड पार्ट होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण अधिवृषण द्वारा किया जाता है और जो तरल भाग होता है उसका निर्माण है वो शुक्राशय के द्वारा किया जाता है। तो ये जो शुक्रवाहिनी है ये शुक्राणुओं को ले जाकर एम्पुला में छोड़ देगी, अस्थायी संग्रहण करेगी। यानी स्थायी रूप से संग्रहण नहीं करना है, इनको शरीर से बाहर भी रिलीज करना है। तो अस्थायी संग्रहण यानी कब तक रहेंगे ये इसके अंदर? जब तक कि इनके अंदर क्या नहीं मिल जाता? शुक्राशय का तरल पदार्थ नहीं मिल जाता तब तक ये इसके अंदर स्थिर रहेंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट भी अभी हम देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। शुक्रवाहिनी की शुरुआत तो होती है अधिवृषण के पुच्छ सिरे से, ये यहाँ से शुरू हुई है और ये समाप्त कहाँ पर होती है? एम्फूला वाले भाग के अंदर समाप्त होती है। दूसरा, इसमें उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा लस से तरल पदार्थ का निर्माण किया जाता है जिसके कारण शुक्रवाहिनी की जो आंतरिक गुहा है वो चिकनी हो जाएगी और शुक्राणु है वो आसानी से गति करेंगे। यानी जो इसके आंतरिक दीवार में से जो स्पर्म बह रहे हैं तो रास्ता चिकना होना चाहिए ताकि वो आसानी से आगे चले जाए। अगर चिकना नहीं है तो वो बीच में फंस सकते हैं। तो ये दो काम करती है, एक तो इनकी कोशिकाएं लस से पदार्थ का निर्माण करती है जिससे इनकी जो कैविटी है, गुहा है, वो चिकनी हो जाती है। और दूसरा है इसके अंदर ये जो शुक्रवाहिनी इस प्रकार की गति करती है जिससे आसानी से स्पर्म है वो आगे पास होते रहते हैं। तो नोट कीजिए इस पॉइंट को।
तो अगला पॉइंट हम देखते हैं शुक्राशय शुक्रवाहिनी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस भाग के अंदर इस प्रकार की तरंगीय गति होगी जिसके कारण शुक्राणु है वो आसानी से आगे पास होते हैं। इस भाग में विशेष प्रकार की तरंगीय गति उत्पन्न होती है, जिसके कारण शुक्राणु आसानी से आगे गति करते हैं। शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राणुओं को एम्पुला में डाल दिया जाता है, जहां इनका किनका शुक्राणुओं का स्पर्म का अस्थायी संग्रहण होता है, जहां इनका अस्थायी संग्रहण होता है। अस्थायी क्यों होगा? क्योंकि ये तब तक ही इसमें रुके रहेंगे जब तक आकर शुक्राशय का रस इसमें नहीं मिल जाता, क्योंकि सिर्फ स्पर्म आगे प्रवाहित नहीं होंगे। वीर्य इस सीमन को बनाने के लिए स्पर्म के साथ है वो जो लिक्विड मटेरियल है वो भी आवश्यक होता है, जो 60% एरिया बनाता है। तो वो लिक्विड पार्ट जिसके अंदर एंजाइम्स शर्कराएं होगी, फ्रक्टोज, और वो सब कौन बनाता है? शुक्राशय बनाता है। तो जब तक शुक्राशय का रस इसमें आकर नहीं मिलेगा तब तक स्पर्म किस भाग में पड़े रहेंगे? एम्पुला वाले भाग में पड़े रहेंगे। फिर जो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही यहाँ पे स्पर्म बने टेस्टिज के अंदर, तो स्पर्म निकल करके अधिवृषण में गए, अधिवृषण से ये कहाँ पर गए? शुक्रवाहिनी ले जाकर इनको इस एम्पुला वाले भाग में डाल देगी। देखिए इस एम्पुला वाले भाग में डाल दिया जाता है। ये एम्पुला वाले भाग में स्पर्म आ गए। अब ये शुक्राशय अपने में से कुछ रस का, जैसे इसके अंदर क्या क्या होंगे? एक तो होंगे एंजाइम, एक होगी फ्रक्टोज शर्करा, कुछ आयन होंगे, वो सब यहाँ पर आकर किस में मिल जाएंगे? एम्पुला के अंदर। तो एम्पुला में इधर से स्पर्म आ गए और इधर से ये तरल पदार्थ आ गया। लगभग कितना % भाग बनाएगा? 60% भाग होता है ये सीमन का। तो इन दोनों के मिलने से वीर्य का निर्माण हुआ, सीमन का निर्माण हुआ, और ये भाग अब इस नलिका के द्वारा शरीर से बाहर निकलेगा, जिसको क्या बोलेंगे? स्खलन वाहिनी। ये जो वीर्य बना है इसको मादा की योनि में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके कारण निषेचन की प्रक्रिया होती है और भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो शुक्रवाहिनी के क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। एक पहला पॉइंट, इसकी शुरुआत होती है वो अधिवृषण के पुच्छ सिरे से होती है। ये होता है शीर्ष, ये मध्य और ये पुच्छ। तो शुक्रवाहिनी की शुरुआत अधिवृषण के पुच्छ सिरे से होती है। इस भाग के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है जो लसलसे पदार्थ का निर्माण करती है, जिसके कारण शुक्रवाहिनी की आंतरिक गुहा चिकनी हो जाती है, जिसमें शुक्राणु आसानी से आगे गति करते हैं। और उसके अलावा शुक्रवाहिनी के अंदर तरंगीय गति होती है, जिसके कारण शुक्राणु आसानी से आगे चले जाते हैं। फिर शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को ले जाकर किस में डाल देती है? शुक्रवाहिनी का अंतिम भाग फूला हुआ होता है, जिसको क्या बोला जाता है? एम्पुला बोला जाता है। और ये स्पर्म या शुक्राणुओं को एम्पुला में डाल देती है। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया किसका? शुक्रवाहिनी का। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि एम्पुला वाले भाग में अस्थायी संग्रहित पड़े हुए शुक्राणु, तो इनके साथ शुक्राशय क्या करेगा? वो लिक्विड पार्ट डालेगा, जिससे वीर्य या सीमन का निर्माण होगा। तो यहाँ तक ये शुक्रवाहिनी के पॉइंट है, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे के भाग देखते हैं शुक्राशय और एम्पुला के बारे में।
तो ये हमने शुक्रवाहिनी देखी। अब हम पढ़ते हैं शुक्राशय के बारे में पॉइंट। देखिए, मानव शरीर के अंदर शुक्राशय की संख्या एक जोड़ी होती है, यानी ये संख्या में दो होते हैं जो गुद्दा और मूत्र मार्ग के बीच में स्थित रहते हैं। तो देखिए, संख्या कितनी होती है? दो। ये वीर्य का 60% भाग बनाते हैं। इनके द्वारा पीले तथा लसलसे पदार्थ का निर्माण किया जाता है, जिसमें फ्रक्टोज, शर्करा तथा कुछ प्रोटीन पाई जाती है। तो देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, जो फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है शुक्राशय से निकलने वाले पदार्थ में, वो फ्रक्टोज शर्करा क्या कार्य करती है? ये शुक्राणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, एटीपी प्रदान करती है। यानी शुक्राणुओं को एटीपी यानी ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है शुक्राशय के द्वारा स्रावित रस के अंदर, और फ्रक्टोज शर्करा क्या काम करती है? शुक्राणुओं को गति करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, एटीपी चाहिए, वो एटीपी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? फ्रक्टोज के द्वारा। और फ्रक्टोज एक प्रकार की शर्करा होती है। नोट कीजिए पॉइंट को। तो ये शुक्राशय के कुछ पॉइंट थे। इसके अलावा एक दो पॉइंट और ध्यान रखना कि जो शुक्राशय से जो द्रव निकलता है वो सारीय प्रवृत्ति का होता है। और ये सारीय प्रवृत्ति क्यों काम आती है? क्योंकि जी मादा की योनि होती है, उसमें अम्लीय प्रवृत्ति होती है। तो ये सारीय प्रवृत्ति क्या करती है? उस अम्लीय प्रवृत्ति के साथ मिलकर उसको उदासीन कर देती है। तो देखिए, शुक्राशय का स्राव सारीय होता है, जो योनि की अम्लीयता को समाप्त कर देता है, जो योनि की अम्लीयता को समाप्त कर देता है। आया पॉइंट आपको समझ में? तो ये भी शुक्राशय के साथ ऐड कर लीजिए।
देखिए जो शुक्राशय है इसको सहायक ग्रंथि भी बोला जाता है। वैसे नर जनन तंत्र में ये सहायक अंग ही है, लेकिन 3 प्रकार की ये ग्रंथियां भी मानी जाती है। एक तो शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि और एक काउपर ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि भी पाई जाती है जो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाती है। उसके द्वारा एक हल्के सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसके अंदर फाइब्रिनोलाइसिन, स्पर्मिन, इस प्रकार के कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जो शुक्राणु को सक्रियता प्रदान करते हैं। और उसके अलावा वीर्य होता है वो हमेशा लिक्विड अवस्था में रहता है, जमता नहीं है, तो उसमें सहायता करने का काम भी प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना शुक्राशय वैसे सहायक अंग में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सहायक ग्रंथियां भी है, तो मैं लास्ट में नोट लगा के बना दूंगी। अभी तो हम पूरे एक साथ ही पढ़ रहे हैं कि सहायक अंग कौन कौन से हैं। मुख्य लैंगिक अंग तो हो गया वृषण, और सहायक लैंगिक अंग होते हैं अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट, काउपर ग्रंथि, इन सभी को हम पढ़ रहे हैं, और मूत्र मार्ग। और लेकिन लास्ट में नोट बना के हम लिख लेंगे कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, शुक्राशय और काउपर ग्रंथि, इनको क्या बोला जाता है? सहायक ग्रंथियां भी बोला जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। तो शुक्राशय के बाद दूसरा अगला हम देखते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो मूत्राशय के आधारीय भाग में उपस्थित रहती है। इसका जो स्राव होता है वो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके स्राव में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन तथा स्पर्मिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। जो वीर्य के स्कंदन को रोकते हैं, यानी जमने नहीं देते उसको, सीमन के स्कंदन को रोकते हैं, तथा शुक्राणु को गति प्रदान करते हैं, तथा शुक्राणु को ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि में आपको क्या ध्यान रखना है, ये मूत्राशय के आधारीय भाग में उपस्थित रहती है, और इसका स्राव क्या कहलाता है? वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। और इसके स्राव में क्या उपस्थित रहते हैं? एक तो लाइसोजाइम एंजाइम, एक फाइब्रिनोलाइसिन पदार्थ, एक होता है स्पर्मिन। ये सब पदार्थ क्या है? उसके अंदर उपस्थित रहेंगे, जो स्राव निकलेगा प्रोस्टेट ग्रंथि से। और इस प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव के कारण क्या होता है? वीर्य का स्कंदन नहीं हो पाता, यानी ये वीर्य को जमने नहीं देते हैं, और उसके अलावा ये शुक्राणु को गति प्रदान करने में भी सहायता करते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीर्य का सबसे ज्यादा भाग कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो ज्यादा बनाती है शुक्राशय, 60% भाग बनाती है, और 25 से 30% भाग बनाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वीर्य को जमने से कौन सा स्राव रोकता है, या उसके स्कंदन को कौन रोकता है? तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव है वो वीर्य के स्कंदन को रोकता है। और प्रोस्टेट आपको पूछा जा सकता है फ्रक्टोज शर्करा किस ग्रंथि के रस में उपस्थित रहती है, किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो फ्रक्टोज शर्करा है वो शुक्राशय से स्रावित होती है। आपको पूछा जा सकता है फाइब्रिनोलाइसिन या स्पर्मिन या लाइसोजाइम एंजाइम किसके स्राव में उपस्थित रहते हैं? तो वो किस में उपस्थित रहेंगे?
प्रोस्टेट ग्रंथि में। जो उम्र बढ़ने के साथ साथ इस प्रोस्टेट ग्रंथि का थोड़ा सा आकार है वो बढ़ने लगता है। नोट कीजिए पॉइंट को। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि थी। अगली हम ग्रंथि देखते हैं, काउपर ग्रंथि या बल्बोयूरेथ्रिल ग्रंथि। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी ग्रंथि है वो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे उपस्थित रहती है। मूत्र मार्ग के दोनों तरफ एक एक उपस्थित रहती है, यानी इनकी संख्या कितनी होती है? 2। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्र मार्ग के दोनों तरफ। और इस ग्रंथि के द्वारा एक लसलस से स्राव का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण जो मूत्र मार्ग है वो चिकना हो जाता है और मूत्र मार्ग की अम्लीय प्रवृत्ति को भी ये क्या करती है? कम करती है, यानी सारी प्रवृत्ति बना लेती है। उसके अलावा जो मादा की योनि को चिकना करने का काम भी इसके स्राव द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस ग्रंथि के द्वारा चिकना लसलसा पदार्थ स्रावित किया जाता है। जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है तथा अम्लीय प्रवृत्ति को कम करता है। उसके अलावा इसका स्राव है वो योनि को भी चिकना बनाता है। ठीक है, तो यहां तक ये पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपकी संख्या कितनी होती है? काउपर ग्रंथियों की 2 होती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे और मूत्र मार्ग के दोनों तरफ एक एक छोटी ग्रंथि उपस्थित रहती है। इन ग्रंथि के द्वारा एक चिकना लसलसा पदार्थ स्रावित किया जाता है, जो क्या काम करता है? मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है, तो तथा इसकी अम्लीय प्रवृत्ति को कम करता है। तो ये नोट कर लीजिए, काउपर ग्रंथि या बल्बोयूरेथ्रिल ग्रंथि के पॉइंट। तो इसके बाद जो मूत्र मार्ग बनता है, तो देखिए नेक्स्ट पीछे जो डायग्राम बनाया था अपन ने, ये वृषण होता है। मानव शरीर में 2 होते हैं, फिर अधिवृषण आ गया, अधिवृषण से फिर शुक्रवाहिनी, फिर एम्पुला, इधर से शुक्राशय वाला भाग आ गया, फिर इधर यहाँ पास में ही मूत्राशय होता है, जिससे क्या निकलती है? ये मूत्रवाहिनी निकलती है। और मूत्रवाहिनी के साथ ये शुक्राणु ले जाने वाली नलिका निकलती है। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? स्क्लीन वाहिनी। और इसी से आगे क्या बनता है? मूत्र मार्ग। और जो अंत में सीसन के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। तो मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र और शुक्राणु दोनों का क्या किया जाता है? शरीर से बाहर इजेकुलेशन किया जाता है, शरीर से बाहर है वो उत्सर्जित किया जाता है। तो मूत्र मार्ग की भी इसी का भाग है।
तो मुख्य लैंगिक अंग नर के कौन थे? वृषण थे। उनकी संरचना, उनके कार्य, उनकी कोशिकाओं के बारे में देख लिया। फिर सहायक अंग कौन कौन से? सहायक अंग है अधिवृषण, जिसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। फिर सहायक अंग है शुक्रवाहिनी, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। शुक्रवाहिनी के बाद शुक्राशय पढ़ लिया हमने, एम्पुला वाला भाग पढ़ लिया, और प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ ली हमने। प्रोस्टेट के बाद हमने काउपर ग्रंथि पढ़ ली, और स्खलन वाहिनी होगी, उसके बाद मूत्र मार्ग आ गया, और अंतिम भाग आता है नरजनन अंग का, वो है सीसन। तो ये इसको सीसन को हम कल डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक पॉइंट और इसमें नोट कर लेना है। नर जनन अंग की सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है? सहायक भाग तो सभी आएंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ ग्रंथियों के बारे में पूछे तो आपको क्या आंसर देना है? नर जनन अंग की सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है? तो देखिए, नर जनन अंग की सहायक ग्रंथियां या सहायक जनन ग्रंथियां भी बोल सकते हैं, कौन कौन सी है? 3 प्रकार की है। सबसे पहली है शुक्राशय, दूसरी है काउपर ग्रंथि, और तीसरी है प्रोस्टेट ग्रंथि। काउपर ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। तो ये आपके नर जनन अंग की सहायक ग्रंथियां, इसको नोट कर लीजिए। और नर जनन अंग का आपके एक पार्ट बचता है पेनिस या जो सीसन है, उसके बारे में स्ट्रक्चर, उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।